मैंने अपने भाई की शादी अपनी ननद के साथ की थी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज उनकी शादी की पहली रात थी। मुझे उनके कमरे से दूर ही रहना चाहिए था। मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं था, लेकिन मैं उसकी तरफ से परेशान हो गई तो मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब मैं सोच रही थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, मेरी ननद ने दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी ननद बिना कपड़े। मेरी शादी जिस घर में हुई उसमें सिर्फ मेरी एक ननद थी जो कि पागल थी। सब कहते थे कि उसके साथ बचपन में कोई हादसा हो गया था, इसलिए ये पागल है। लेकिन देखने में वो ठीक लगती थी। परेशानी में तबीयत खराब हो जाती थी। मेरा पति बाहर विदेश में काम करता था। उसने कहा कि शादी के बाद भी उसे विदेश जाकर ही काम करना होगा। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं था। मैं वैसी नहीं थी जो पति को अपने हाथ में रखकर बैठाना चाहती थी। मैं कहती थी कि बाहर विदेश जाए या जहाँ भी जाए, बस पैसे कमाए। मुझे बस पैसे से मतलब था। मैं अपनी ज़िंदगी में सोचती थी कि पैसे है तो सब कुछ है, और पैसे नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए पैसे बहुत ज़रूरी थे। दुनिया की हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, तो फिर इंसान ये क्यों कहता है कि बस उसको तो ज़रूरत के पैसे चाहिए? ऐसा नहीं होता। हर इंसान को पैसे चाहिए, और जितने ज़्यादा हो उतने कम लगते हैं। मेरी सास खुद ही मेरी ननद का ख्याल रखती थी। उसका नाम दानिया था। देखने में वह बहुत खूबसूरत थी और जवान भी, लेकिन जब ये पागल है तो फिर जवानी और खूबसूरती का क्या फ़ायदा। मेरी सास पूरा दिन उसके काम करती रहती थी। मुझे कभी भी कुछ करने की तकलीफ़ नहीं देती थी। ये नहीं कहती थी कि मैं उसका काम करूं, और मैं करती भी नहीं थी। मेरा पति शादी के 2-3 महीने बाद वापस विदेश चला गया। उसने कहा कि वो 1 साल के बाद आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि जिस जगह पर काम करता था उनकी पॉलिसी ऐसी थी। मेरी सास बहुत बीमार रहती थी। एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। जाने से पहले मैं ही उनके पास थी। मुझे पता था उनका आखिरी वक्त आ चुका है। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं था, क्योंकि मेरी सास मुझे कभी कुछ भी नहीं बोलती थी। अपने काम से काम रखती थी, मेरे मामले में कभी नहीं बोलती थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन अब ऐसी करनी पड़ रही है। दरअसल दानिया तुम्हारे भाई को पसंद करती है। अगर तुम मानो तो दोनों की आपस में शादी करा दो। मेरी बेटी को खुशी मिल जाएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई। मेरा एक ही भाई था जो कभी कभी मेरा घर आता था। मेरा भाई भी बिल्कुल हीरो जैसा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमारे ख़ानदान का सबसे लाडला था, क्योंकि एक ही लड़का था। मेरे 3 चाचा थे, लेकिन सबको भगवान ने बेटियां दी थी। बस परिवार में एक लौता मेरा ही भाई था, इसलिए सब उसको बहुत प्यार करते थे। मैंने अपनी सास की तरफ हैरान होकर देखा कि वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है। वो अपनी पागल बेटी का रिश्ता मेरे नौजवान और हसीन भाई के साथ करवाना चाहती थी। मेरा भाई सिर्फ खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसकी नौकरी भी अच्छी थी। वो अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं तो हैरान थी। मेरी सास ने कहा कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। मैंने कहा कि उसे अपने आप का पता नहीं है, तो उसे मोहब्बत का क्या पता होगा। मेरी सास बोली, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारा पति तो हमेशा अपने कामों में मसरूफ़ रहता है। मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो फिर उसका क्या होगा। तुम अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा देना, दोनों हमेशा खुश रहेंगी। मेरी आत्मा को भी सुकून आ जाएगा। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सास को कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इसलिए मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखूंगी, अपने भाई से बात करूंगी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बड़ी मासूम है। जो तुम कहोगी वो करेगी, तुम्हारे सारे काम भी करेगी। बस उसे कभी कोई दुख मत देना। हमने उसे बड़ी मन्नतों से पाया था, और वो बेचारी अपनी जगह पर बेबस है। उसके साथ बहुत समस्याएं हैं। उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैं एक मरते हुए इंसान को क्या कह सकती थी। मैंने उनकी हर बात के लिए हाँ में सिर हिला दिया और कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरी सास इस दुनिया से चली गई। मेरा पति उनके मरने पर आ नहीं सका, लेकिन बड़ा परेशान था। उसने भी यही कहा था, मेरी बहन का और घर का ख्याल रखना। अब मेरे ससुराल की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। जो मेरा दिल करता मैं करती थी। कभी दिल करता तो उठती थी, जो दिल करता पकाती थी। कभी पकाती, कभी बाहर से ऑर्डर कर देती। अपनी ननद को भी दे देती थी, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। मेरी एक सहेली थी, उसने कहा कि उसको बेच दो। मैंने कहा कि उसको कौन ख़रीदेगा।
तो उसने कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शादी करने के लिए औरत को ख़रीद लेते हैं। यह तो बड़ी पुरानी रस्म चलती आ रही है, आजकल भी यह चलता है। वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसको तो कोई भी ले लेगा। मैंने कहा कि तुम ही फिर किसी का पता करो कि ऐसा कौन है जो उसको ख़रीदेगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं पता करूँगी। मेरी सहेली का पति बहुत ज़्यादा अमीर था और उसका ऐसे लोगों में आना जाना था। उसका पति अच्छे काम नहीं करता था, लोगों से पैसे लेकर रखता था कि किसी बिजनेस में लगाकर डबल कर देगा, बाद में एक दो प्रॉफिट दे देता और फिर जब लोग ज़्यादा पैसे लगाते तो कहता कि बिजनेस ही डूब गया है। यानी लोगों को धोखा देता था। लेकिन उसके ऐसे लोगों के साथ ही काम था और किसी लड़की को खरीद कर उससे शादी करना कौन सा अच्छा काम है? यह काम बुरे लोग ही कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली ने एक फैमिली के बारे में बताया जिनके 4 बच्चे थे और दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, इसलिए उनको अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक लड़की चाहिए थी। मैंने दिल में सोचा कि यह तो वैसे ही पागल है, यह अपना ख्याल नहीं रखती, बच्चों का क्या ख्याल रखेगी। पर वो लोग बहुत अच्छे पैसे देने को तैयार थे। मैंने कहा कि पैसे तो अच्छे दे रहे हैं, इनको जब तक पता चलेगा तब तक सौदा हो जाएगा। मैं इनको अपने घर का पता नहीं बताऊंगी और जो नंबर दूंगी वो भी बदल लूंगी। मैंने अपने दिमाग में सारा प्लान बना लिया और अपनी ननद को बेचने का इरादा कर लिया। उन लोगों ने कहा कि हमें पहले लड़की की तस्वीर दिखाओ, उसकी उम्र क्या है और उसने कितनी पढ़ाई की है। पढ़ाई और उम्र के बारे में मैंने झूठ बोल दिया। जब तस्वीर दिखाई तो वो लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही प्यारी लड़की चाहिए था जो मेरे बच्चों को संभाले, क्योंकि हमारे बच्चे पहले भी 2-4 औरतों को भगा चुके हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन यह खूबसूरत है तो इसका गुजारा हो जाएगा और हमारी सोसाइटी में भी यह हमारे साथ चलती हुई अच्छी लगेगी। हमें कोई ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए जो फटे पुराने कपड़े पहने हो और जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हालात में रहती हो, बुरी लगती हो। उनको मेरी ननद पसंद आ गई। जब पैसों की बात हुई तो मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम अपना मुंह मत खोलना, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हो और तुम थोड़े पैसे बता दो, इसलिए तुम खामोश रहना। जब उन्होंने पैसों की बात की तो मैं वाकई हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, लेकिन इसके बाद आपका इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। यह हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी और दिन रात हमारे साथ रहेगी। अगर आप कभी इससे मिलने की कोशिश करेंगे तो हम आपको मिलवा देंगे, लेकिन आप इसे अपने साथ कहीं नहीं ले जा पाएंगे। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मुझे 50 लाख बिल्कुल बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने अपनी ननद को बेच दिया और उनसे कहा कि अब इसे हमेशा के लिए आपके साथ ही रहना है। वैसे भी पागल थी, मेरी बात आराम से मान गई। मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी। अब रह गया था मेरा पति, तो उसको मैंने ये कह दिया कि दानिया घर से भाग गई है। मैंने पहले ही अपने पति को बातों बातों में बताना शुरू कर दिया था कि आजकल दानिया की हालात मुझे ठीक नहीं लग रही है। आपकी माँ का फ़ोन उसने अपने पास रख लिया है और पूरा दिन फ़ोन पे लगी रहती है। पता नहीं फ़ोन में क्या देखती रहती है, उसे क्या समझ में आता है। अजीब अजीब सी हरकतें फ़ोन में करते रहती है। कभी कुछ देखती है और रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। मेरी कोई बात नहीं मानती है। मैंने एक दिन ये भी कहा था कि वो अचानक से कहीं चली गई थी। फ़ोन भी बंद था, लेकिन 2 घंटे बाद वापस आ गई। मेरा पति यही कहता था कि उसका ख्याल रखो, उस पर नज़र रखो। फिर मैंने बड़े ही तरीके से उसको ये कहा कि वो तो घर से ही भाग गई है। मेरा पति हैरान रह गया और मेरे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो गया कि उसकी बहन इस तरह की है, लेकिन वो क्या बोल सकता था, खामोश हो गया। उसने कहा कि तलाश करने की कोशिश करो, पर मैं कैसे तलाश करती। उसने कहा कि अगर वो वापस आए तो उसे घर से निकाल देना। मैंने कहा ठीक है। मैं तो यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब वह पागल मेरे पास कहाँ से आएगी। उसे तो मैंने इतनी दूर भेज दिया है कि वह अब हमारी शक्ल भी ना देख पाए। मुझे तो लगा था वह पागल किसी काम की नहीं है, लेकिन वह इतनी काम की होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पास पैसे आ गए, मैं बड़ी खुश थी। लेकिन अभी 1 ही हफ्ता हुआ था कि जिन लोगों को मैंने अपनी ननद को बेचा था उन्होंने मुझे कॉल की और ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरान ही रह गई। उसने कहा कि हम बड़े अमीर लोग हैं और अमीर लोग थोड़े शक्की भी होते हैं। आपने हमारे घर में ऐसी लड़की भेजी जो आते ही घर की सफाई पर लगा दी। हमने कहा कि जरा घर को साफ करो और आपको पता है क्या हुआ?
वो घर साफ कर रही थी जब उसे इस घर में से एक अजीब सी जगह मिल गई, यानी कि एक 4 फुट की जगह जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और ये दीवार के पीछे थी। और जब हमने इस जगह को खोला तो उसमें सोना ही सोना और दौलत ही दौलत थी। हम तो अब तक हैरान हैं। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये लड़की तो बड़ी किस्मत वाली है, इसके हाथों से ही वो सब कुछ हुआ है। अब हम लोग अपनी सारी फैमिली को लेकर बाहर के विदेश जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर हमें इसका भी पासपोर्ट वीज़ा बनवाना पड़ेगा। आप इसको वापस ले ले। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मेरी माँ कहा करती थी कि ये जो भगवान के लोग होते हैं, यानी जिनमें कोई न कोई कमी होती है, उनकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है और कभी कभी उनको ऐसी बातों के बारे में पता होता है जो आम लोगों को नहीं होता। लोग उनके हाथों से लॉटरी की टिकट लिखवाते हैं और जीत जाते हैं, और इस तरह के केस पहले भी हो चुके हैं। मैं सोच में पड़ गई। उस औरत ने कहा कि आप बताएं क्या करना है, नहीं तो फिर हम इसको कहीं और बेच देंगे, क्योंकि जब हम उनको बताएंगे कि ये इस तरह की है तो इसकी कीमत भी हम लोगों को 2 गुना मिलेगी, और वो भी ज़्यादा। हम इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी ये परेशानी है कि हम इंडिया में रहना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत दौलत है, हम दुनिया के किसी और मुल्क में रहने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुझे ही वापस भेज दें। जितने पैसे आपने मुझे दिए थे मैं वो पैसे आपको वापस कर देती हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरे पास है भी नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, और मुझे कहा कि मैं उनके घर आ जाऊँ। जब मैं उनके घर गई तो मैं सच में हैरान रह गई, क्योंकि जिस जगह का उसने जिक्र किया था वो जगह अभी भी नज़र आ रही थी, और ये लड़की भी चुपचाप बैठी थी। उन्होंने कहा कि ये बड़ी किस्मत वाली है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी आप मुझे लेने आ गई। ये लोग भी कह रहे थे कि एक दिन आप मुझे लेने आ जाएंगी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं कि तुम्हें मैंने यहाँ पर छोड़ा था। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उसे वापस बुला लिया और वो फिर से मेरे घर पर आ गई, लेकिन अब फिर मेरे लिए मुश्किल हो गई कि मैं अपने पति को क्या बताऊँ। मेरे पति ने कहा था कि उसे तलाश करो, और अगर वो वापस आने की कोशिश करे तो उसे घर में आने ना देना, उसे घर से बाहर निकाल देना, यही उसकी सज़ा होगी। मैं तो बुरी तरह फंस गई थी। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। काश कि मैंने उसे ये सब कुछ ना कहा होता और सारा मामला इसी तरह साफ हो जाता कि इनके 10-15 दिन की ही बात थी। लेकिन मैंने तो उसे बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना दी थी। अब मुझे उससे फिर से झूठ बोलना पड़ा। मैंने उसे कहा कि दरअसल तुम्हारी बहन भागी नहीं थी, वो पागल है ना। तो वो अपनी एक सहेली के घर चली गई थी और वहाँ जाकर छुप गई थी। हमें लगा कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। मेरा पति हैरान था। वो पूरी दुनिया में आता जाता था, काम कर चुका था, बाहर रहता था। उसको पता चल जाता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन शायद उसे मुझ पर बहुत भरोसा था, जिसने मेरी बात मान ली। उसने कहा कि हाँ, ये हो सकता है, वो पागल ही है। एक बार पहले भी इसी तरह निकल गई थी और हमें 1 हफ्ते के बाद मिली थी। हमें पता चला था कि वो चाचा के घर चली गई थी और उनको कहा था कि मैं माँ से लड़ाई करके आई हूँ, इसलिए मेरे बारे में किसी को ना बताए। हो सकता है कि ऐसा ही कोई मामला इस दफ़ा भी हुआ हो। तुमने उससे सही तरह पूछा है ना? मैंने कहा कि हाँ, मैंने उससे अच्छी तरह पूछा है। उसकी सहेली ने भी कहा कि ये कह रही थी कि किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर मैंने बता दिया। मेरे पति ने मुझे डांट दिया और उसने कहा कि फिर तुम कहाँ थी जब वो घर से गई? तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती थी और तुम उसे तलाश करने के बजाय उसके बारे में कहानियाँ बना रही थी कि वो घर से भाग गई। मेरी बहन पागल है। भला वो किसके साथ घर से भाग सकती है? उसे क्या पता कि ये सब कैसे होता है, और वो कौन होगा जो उसे अपने साथ लेकर भागेगा? पूरे मोहल्ले को, सारे खानदान को पता है कि उसका दिमाग खराब है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र भी तो हो गई है। मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा कि किससे शादी कराओगी? कोई भी शादी नहीं करेगा उससे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास एक लड़का है, मैं उसे शादी करवा दूंगी। मेरे पति ने कहा कि मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या कहानियाँ सुना रही हो, बस मेरी बहन का ख्याल करो। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ख्याल करूँगी, आप फिक्र ना करें। दरअसल मैं अपनी नन्नत की शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे भाई की ज़िंदगी में बहुत ऊंच नीच परेशानियाँ हो रहे थे। उसने नया कारोबार शुरू किया जो कि ख़त्म हो गया था। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसने किसी जगह पैसे लगा रखे थे, वो पैसे भी फंस गए थे। उसने अपने दोस्त के साथ ही कारोबार शुरू किया था। उसका दोस्त अब पैसे देने से इनकार कर गया था। उसने कहा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मेरा भाई कहता था कि मेरी किस्मत बड़ी ख़राब चल रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे किसी की नज़र लग गई है। खूबसूरत लोगों को नज़र लग जाती है,
इसलिए मैंने अपने दिमाग में ये प्लान बनाई थी कि मैं अपनी ननद की शादी अपने भाई से करवा दूंगी, ताकि उसकी किस्मत की वजह से मेरे भाई की किस्मत भी चमक जाए। मैं इसे कहीं और बेच सकती थी, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहती थी। यह वही बात थी कि मैं अंडा खाना चाहती थी, मुर्गी नहीं खाना चाहती थी। मैंने अपने भाई को यह सब कुछ बताया और उसे भी राज़ी कर लिया। उसे राज़ी करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हुस्न परस्त आदमी था। उसने जब लड़की को देखा तो मैंने कहा कि है तो ये बड़ी प्यारी। उसने कहा कि ये पागल है, इसे संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा। उसने कहा कि बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो, पागलों को संभालना आसान कहाँ होता है। तो मैंने कहा कि ये इस तरह की पागल नहीं है, इसे थोड़ा सा गुस्सा करो, ये डर से एक जगह बैठ जाती है। तुम भी ऐसे ही करना, इसे शुरू से ही काबू में रखोगे तो ये चुपचाप हमारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। और तुम्हें किसी को ये थोड़ी बताना है कि ये तुम्हारी पत्नी है। बस हम ये चाहते हैं कि तुम इससे सादगी से शादी कर लो और इसकी खुशकिस्मती का फ़ायदा उठाओ। मेरे भाई ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे भी बड़े अजीब हालात चल रहे थे। मेरी ज़िंदगी में एक तरफ अपने पति को बड़ी मुश्किल से मनाया, दूसरी तरफ अपने भाई को और अब अपनी ननद को भी मनाना था। लेकिन उसकी माँ ने तो मुझे कहा था कि वो मेरे भाई को पसंद करती है, तो फिर वो क्यों ना मान जाती। मैंने उससे जब बात की तो उसने कहा कि वो तो पुरानी बात है, अब मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा कि अब तुम्हारे दिल को क्या हो गया? मेरा भाई कोई गया, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है और तुम तो मेरे भाई को पसंद करती थी ना। और इस बात के कौन सा 1 साल हो गया है कि अब तुम्हारा दिल नहीं मानेगा? क्या जिस इंसान को पहले मोहब्बत करती थी वो बूढ़ा हो गया है? क्या उसने कहा कि मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ पसंद करती थी? मुझे अच्छे लगते थे, पर अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हें शादी करनी होगी। मेरा ऐसा कहना था कि उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, तो मैंने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अब हमारा एक दूसरे के सिवा है ही कौन? तुम्हारा भाई तो विदेश गया है, उसे तो यहाँ की फिक्र ही नहीं है। वह पूरे 1 साल में आएगा, रह गए सिर्फ तुम और मैं। क्या हम एक दूसरे के लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने उसे अपनी बातों के जाल में उलझा लिया और उसने भी मेरी बात मान ली। उसने कहा कि ठीक है। मैंने अपने भाई को कहा कि वो शादी की तैयारियां करे और शादी की पहले ही रात ढेर सारी लॉटरी के टिकट्स भी ले ले और शादी की पहले ही रात अपनी पत्नी के साथ बैठकर चेक भी करे कि टिकट्स निकले हैं या नहीं। और मुझे यकीन है कि इसी रात में कोई टिकट निकल आएगा। मेरा भाई अभी भी मुझे कहने लगा कि आपको पूरा यकीन तो है ना कि बात ऐसी है? मैंने कहा कि वो लोग पागल थे जिन्होंने इसे 50 लाख रुपए में ख़रीदा और फिर उनके घर से इतना सारा सोना निकल आया, पहले क्यों नहीं निकला? मेरे भाई ने कहा कि हो सकता है कि इत्तेफाक हो। मैंने कहा कि इत्तेफाक नहीं है, इसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। उसकी माँ ने भी मुझे कहानियाँ सुनाई थी कि हम लोग बड़े गरीब थे, हमारे सिर पर बड़े कर्जे थे और जब ये पैदा हुई तो इसके बाद से हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और उसका भाई यानी कि मेरा पति भी अक्सर बताता था कि मुझे उस दिन बाहर के मुल्क जाना था। उस दिन भी इसी की वजह से मेरी जान बची थी और मैं मरते मरते बच गया था, नहीं तो मैं उसी दिन मर जाता और बाहर के मुल्क भी ना जा पाता। कोई ना कोई मामला तो था इसके साथ। और एक ये मामला भी था कि वो एक इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब वही इंसान उससे शादी कर रहा था। इसका मतलब कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो किस्मत वाली थी, तभी तो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। जब मैं इस घर में आई थी तो एक बार मैंने एक और मंजर भी देखा था। मैंने किचन में चूल्हे के ऊपर कुकर रखा था और शायद पानी ज़्यादा डाल दिया था और वो कुकर फट गया था। और जब कुकर फटा तो ये किचन के अंदर ही खड़ी थी, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि सारी किचन की दीवारों की अजीब हालत हो गई थी, लेकिन इसे एक खरोच भी नहीं आई थी। कोई अजीब मामला तो था इसके साथ और ये कोई मजाक की बात नहीं थी। मैंने अपने भाई को भी मना लिया और अपने पति को भी। उसने कहा कि तुम अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, अब तुम और तुम्हारा भाई समझो या तुम लोगों की मर्जी है। अगर तुम्हारा भाई दानिया को पसंद कर रहा है और उससे शादी करने के लिए तैयार है तो यह उसका बड़कपन है। मैंने कहा कि उसका बड़कपन तो यह है कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। वह कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिससे और कोई शादी ना कर रहा हो। मेरे माँ बाप ने तो ऐसी ही परवरिश की है। मैंने अपने भाई को अपने पति के सामने बहुत अच्छा बना दिया, जबकि इधर मेरा भाई बार बार एक ही सवाल करता था कि इससे शादी करने के बाद मेरे हालात ठीक तो हो जाएंगे ना, जो मेरे पैसे इधर उधर फंसे हुए हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे ना। मैं कहती थी कि हाँ ऐसा ही होगा। मैंने इन दोनों की शादी के सारे इंतज़ाम करवा दिए और इनकी शादी करवा दी। मेरे पति के आने में अभी भी
5 महीने बाकी थे। मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। मैंने अपने भाई के लिए बड़े बड़े जगहों से रिश्ते करवाने से इनकार किया था। बहुत सारे रिश्ते थे उनके लिए। मेरी अपनी कज़िन थी। मैंने अपने भाई को हर जगह से रिश्तों को इनकार करने को कहा था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी शादी बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़के से करवाऊंगी। खैर, मेरा भाई मेरी नंद से शादी करने के लिए राजी हो गया। मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली। मेरा भाई आज दूल्हा बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने आखिर इसके लिए एक ऐसी लड़की तलाश कर ली थी जो खूबसूरत भी थी और किस्मत वाली भी थी। मैंने जो पैसे अपनी ननद को बेचकर कमाए थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। मेरा पति तो मुझे सिर्फ घर चलाने के लिए पैसे भेजता था, लेकिन मैंने अपने भाई से कहा था कि अगर उसकी किस्मत बदल गई तो वो मुझे भी याद रखे। उसने कहा कि क्यों नहीं, वैसा ही करेंगे। इसलिए मेरी इस पर बहुत सारी उम्मीदें थी। आज उनकी शादी का पहला दिन था और पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैं जानती थी कि मैंने अपने भाई की शादी एक पागल लड़के से करवाई थी, लेकिन मैंने उसका अब तक पागलपन का ऐसा कोई काम नहीं देखा था कि मैं कहूँ कि ये तो वाकई बहुत ज़्यादा पागल है। लेकिन फिर भी मैं परेशान थी। मैंने सोचा कि आज के दिन तो अच्छी खासी लड़की भी परेशान हो जाती है, कहीं परेशान होकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। मैंने अपने भाई से कहा था कि दरवाज़ा बंद मत करना, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे कमरे में जाने का कोई शौक़ नहीं था। मैंने तो यूँ ही कहा था, अगर कोई परेशानी हो तो कम से कम दरवाज़ा तो खोला हो। मैं यही सोच में थी कि उनके कमरे से अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं उनके कमरे के बाहर चली गई। मैं धीमी कदमों के साथ दरवाजे के पास गई। मैं अपने कान लगाकर अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही दोनों की कोई आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल भी परेशान था, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन जब मैं वापस जाने लगी तो दरवाज़ा खुल गया। तभी मुड़ी और उनके कमरे के अंदर चली गई। सामने का मंज़र देखकर मैं हैरान हो गई। सामने का मंज़र बहुत ही भयानक था। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था और मेरी पागल ननद वहीं पर खड़ी थी। मैंने कहा, ये क्या किया तुमने दानिया? मेरे भाई को, अपने पति को तुमने जान से मार दिया। उसने कहा, जब तुमने मुझे बेचा था तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से बच गई। तुमने तो मुझे बेच दिया और फिर मेरे भाई को ये कहा कि मैं घर से भाग गई हूँ। तुम जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। मैंने कहा, लेकिन तुम तो मेरे भाई से मोहब्बत करती थी। उसने कहा, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह लालची था और तुम भी, तुम दोनों मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा, मुझे तो कानून भी सज़ा नहीं देगा, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। वह वहाँ से चलती हुई बाहर निकल गई, ना जाने कहाँ चली गई। और मैं अपने जवान भाई को देख रही थी जो मुझे छोड़कर जा चुका था। शायद मुझे ही सज़ा मिली थी जो मैंने उसके साथ बुरा किया था। मुझे यह सब कुछ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी तो मेरा दिल घबराया था। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई थी। उसने अपने भाई को, यानी मेरे पति को, सब कुछ बता दिया था और उसने भी मुझे छोड़ दिया। मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान कैसे आ गया। हर तरफ से मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी और अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसके पास मेरे जैसी औरत के लिए अब कोई जगह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं या अपनी गिरी हुई इज्जत को कैसे बचाऊं। मुझे अपने भाई की याद आती है जो अब मेरे साथ नहीं था, और मेरी पागल ननद भी जो मुझे सबक सिखाने के बाद गायब हो गई थी। यह सब मेरी अपनी लालच का नतीजा था और अब यह सोच सोच कर मेरा दिल जलता था कि मैं अपने भाई के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के बजाय उसकी ज़िंदगी में जहर भरने की वजह बन गई थी। मुझे अपने घर में हर चीज़ खाली लग रही थी। दिन भर मैं सोचती रहती थी कि अगर मैं वह पैसे और लालच में ना आती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे पति ने मुझे कहा था कि अब वह मुझे कभी वापस लेने नहीं आएगा। उसने कहा, तुम्हारी लालच ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तुमने अपने परिवार और अपने ही भाई को अपने खुद के फ़ायदे के लिए दांव पर लगा दिया। ये बातें मुझे रोज़ याद आती है और मेरे दिल को ऐसे लगता है जैसे कोई तीर से छेद रहा हो। मैं समझ गई थी कि मेरी अपनी ही गलतियों ने मुझे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अब मेरे पास कोई भी अपना नहीं था, ना मेरा भाई, ना मेरा पति, और वह लड़की जो अपनी किस्मत के बल पर आज मुझ पर हावी हो गई थी, वह भी कहीं गायब थी। दिन ब दिन मेरी की ज़िंदगी और भी उदासी और तन्हाई में
घुल रही थी। मुझे लगता था जैसे मेरी दुनिया में अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और मेरे आगे कोई रास्ता नहीं बचा। शायद यह मेरे अपने बुरे कर्मों की सज़ा थी और मुझे इसके साथ ही जीना था। हर दिन के साथ मेरी उदासी और गहराई मुझे डुबा रही थी। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मैं अपनी नींद से जागूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। मेरे घर में अब सिर्फ खालीपन था, मेरे साथ कोई भी नहीं था और मुझे पता था कि मेरी खुद की बनाई हुई समस्याओं का अब मुझे ही सामना करना होगा। मुझे अब लगने लगा था कि लोग मेरी तरफ देखते हैं जैसे उन्हें मेरी गलतियों का पता हो। हर किसी की नज़र मुझ पर थी और मैं सिर्फ एक खुदगर्ज औरत की तरह महसूस करती थी। अपने भाई की शादी का दुख मुझे अंधेरे में घुसने पर मजबूर कर रहा था। मैं सोचती थी कि अगर मैं उस लड़की को खुद से ढूंढ लूं तो शायद मुझे कुछ सुकून मिले, लेकिन वह तो चली गई थी और मैं उसकी तलाश में निकल गई। मैं उस जगह गई जहां वह रहती थी, लोगों से पूछा, उनसे दोस्ती की, लेकिन कोई भी मुझे उसके बारे में नहीं बताता था। मैं अंधेरों में भटक रही थी जैसे कोई शिकार कर रहा हो। मेरी जिंदगी अब एक खिचड़ी की तरह बन गई थी जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा था। तब मुझे याद आया कि मुझे अपने भाई के दोस्तों से मदद लेनी चाहिए, शायद उन्हें उसकी खबर हो। मैंने उनसे बात की, लेकिन उन सब ने सिर्फ मुझे बेकार समझा। एक दोस्त ने तो कह दिया, तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी के लिए कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुमने तो सब कुछ खुद ही ख़त्म कर दिया है। यह सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया, लेकिन अब मैं किसी भी तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरा मन था कि मैं अपने भाई की यादों को संभालूं और एक नई शुरुआत करूं। शायद मुझे नए रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि सब कुछ भूलने के बाद भी अपनी गलतियों से तो मैं छुटकारा नहीं पा सकूंगी। फिर एक दिन जब मैं घर आई तो मुझे एक खत मिला। खत मेरे भाई के दोस्त का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, तुमने जो किया उसका सज़ा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अपने भाई की इज्जत के लिए कुछ करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हें उस लड़की तक पहुंचना होगा क्योंकि उसके पास तुम्हारे भाई की किस्मत का राज है। यह पढ़कर मेरा दिल उमंग से भर गया। शायद मुझे अब एक मौका मिल रहा था। मैं उस लड़की की तलाश में निकल गई और इस बार मैंने अपने दोस्तों से नहीं बल्कि उन लोगों से जिन्होंने उन लड़की के साथ काम किया था, उनसे मदद मांगी। मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका है और मैं इसे खोने नहीं दूंगी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था और मुझे अपने भाई की इज्जत और उसकी खुशियों को वापस पाने के लिए कुछ भी करना था। मुझे उस लड़की को ढूंढकर उसका राज जानना था, क्योंकि शायद उसी में मेरे भाई की किस्मत छिपी थी। आगे क्या होगा यह देखना होगा। क्या मैं उस लड़की तक पहुंच सकूंगी? क्या मुझे उसका राज जानने को मिलेगा? दोस्तों, क्या मुझे अपनी पागल ननद को ढूंढना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।